अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रुप ट्रेंड्स। ग्रुप ट्रेंड्स में हमने लास्ट वीडियो में एटॉमिक रेडियस पे बात की थी। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इसको देखेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसका ग्रुप ट्रेंड पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इन अ गैस फेज। देखो, हमने बात की है कि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, इसके सेंट्रल पोर्शन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके सराउंडिंग में इस तरह से शेल्स होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हर एक शेल की एनर्जी फिक्स होती है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी भी वही एनर्जी होती है जो उस शेल की एनर्जी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस शेल से ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में आ जाता है। ठीक है, ऊपर वाले शेल्स में आ जाएगा क्योंकि ऊपर वाले शेल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा आ गई तो वो क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल से लोअर शेल से हायर ऑर्बिट्स में मूव कर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई तो वो हायर ऑर्बिट से कहाँ आ जाएगा, लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट समझो कि जब भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आ जाएगा। डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा हो रही है, जितनी ज़्यादा होगी वो उतने ज़्यादा हायर ऑर्बिट्स में जाएगा। अच्छा, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज़्यादा कर दें, उसको हम इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दें कि वो हायर ऑर्बिट में ना जाए बल्कि वो इस एटम से ही बाहर आ जाए, क्योंकि अब उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब वो किसी ऑर्बिट में नहीं रह सकता बल्कि वो उस एटम से ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इन द गैस फेज। इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, इतनी एनर्जी कि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से बाहर आ जाए। एक एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एटम को एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि वो इस एटम से ही बाहर आ जाएगा। तो उस एनर्जी को हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब ज़रा आगे पढ़ो इसमें, फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल एटम होना चाहिए, कोई आयन नहीं होना चाहिए। अगर सोडियम है तो Na होना चाहिए, अगर क्लोरीन है तो Cl होना चाहिए। इसी तरह से न्यूट्रल एटम होना चाहिए इन अ गैस फेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी की हम जब भी बात करेंगे तो एटम किस फेज में होगा, गैस फेज में होगा। ठीक है, सॉलिड में ये अप्लाई नहीं होगा या लिक्विड स्टेट में ये अप्लाई नहीं होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी हम उस वक्त कहेंगे जब एटम गैशियस स्टेट में हो। ठीक है, अब अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन तो हमारे पास गैशियस स्टेट में होता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, निकल सकते हैं इलेक्ट्रॉन उसमें से। अब सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम सॉलिड स्टेट में मिलता है ना, मेटल है, मेटल किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में यूजुअली मिल रहा होता है। तो अब सोडियम से हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। पहले हमें क्या करना होगा, इसको सॉलिड फेज से किस फेज में लाना होगा, गैशियस स्टेट में लाना होगा। सॉलिड से इसे हम लिक्विड में लेके जाएंगे, फिर लिक्विड से इसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, गैस में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इस गैशियस सोडियम एटम को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कौन सी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, इसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आईपी शॉर्ट फॉर्म में। तो ये पॉइंट इसमें हमने याद रखने हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एटम से चाहिए होती है इन अ न्यूट्रल एटम। एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इन अ गैस फेज। और फेज कौन सा होना चाहिए, स्टेट कौन सी होनी चाहिए, गैसियस स्टेट होनी चाहिए। तो इससे हम कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। देखो, जो इलेक्ट्रॉन जितना स्ट्रांगली बाउंड होगा, ठीक है, जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा न्यूक्लियस से, उस केस में हमें एनर्जी ज़्यादा देनी होगी।
ऐसा ही है, हमारे पास ये एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है इसका, ठीक है। अब सेंट्रल में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो अब जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा, उतना फोर्सफुली, उतना स्ट्रांगली इस न्यूक्लियस से बाउंड होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इतना ईजी नहीं होगा हमारे लिए इस इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करवाना, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा है ना। तो इस केस में हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी देनी होगी कि ये एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाए, तभी वो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल सकेगा। तो ये पॉइंट याद रखो कि जितने स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा न्यूक्लियस से, हमें उस केस में उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। एक और केस देख लेते हैं, एक और सिनेरियो। देखो ये एक एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल बहुत दूर है इस न्यूक्लियस से, इनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड है इस न्यूक्लियस से, ठीक है, इस एटम से लूजली बाउंड है। तो हमारे लिए बहुत इजी होगा कि हम इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से रिमूव करवा दें। हम थोड़ी सी इसमें एनर्जी देंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा एटम से, न्यूक्लियस से, तो उस केस में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि बहुत जल्दी वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी देने पे बाहर आ जाएगा एटम से। तो ये समझ आया कि कब आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और कब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब यहाँ पर एक और पॉइंट देखो कि एटम है, ठीक है, एटम के डिफरेंट शेल्स होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। तो सबसे ज़्यादा इजी कौन से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, किस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सबसे ज़्यादा इजी है, या आयनाइजेशन एनर्जी देने पे कौन सा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर आएगा, फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन, या फिर थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन। तो आयनाइजेशन एनर्जी देने पर सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबसे आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये शेल न्यूक्लियस से दूर है। इस केस में थर्ड शेल जो है वैलेंस शेल कहलाएगा। यहाँ पे क्योंकि थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है, तो ये लूजली बाउंड है इस न्यूक्लियस से, एटम से। तो जब हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम से बाहर आएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप ट्रेंड्स, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप ट्रेंड। इसे हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे 1A एंड 2A ग्रुप्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे 3A, फिर 4A, फिर 5, 6, 7 और 8 को साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये इसमें भी जो हमने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा था एटॉमिक रेडियस का, वो अप्लाई होगा। तो ग्रुप 1A एंड 2 पर आ जाते हैं। ग्रुप 1A को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2A को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इन दोनों ग्रुप्स में अगर हम डाउन जाएं, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ये हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप, मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता जाएगा। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता जाता है, मतलब क्या है कि हम कम एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। 1A एंड 2A पे हमने बात कर ली। अब हम आएंगे ग्रुप नंबर 3A। 3A में हमें कुछ इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस मिलती हैं। यहाँ पे डाउन द ग्रुप वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। क्या है, 2 एक्सेप्शंस हैं। 2 एक्सेप्शंस कौन सी हैं, गैलियम एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एल्यूमिनियम
गैलियम से ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। अब ऐसा क्यों है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल्स की वजह से गैलियम का एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में गैलियम का एटॉमिक रेडियस कम होता है। ठीक है, तो जब एटॉमिक रेडियस कम हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। ये हमने फर्स्ट एक्सेप्शन पे बात कर ली। अब सेकंड एक्सेप्शन इसकी देखते हैं। सेकंड एक्सेप्शन इसमें है थैलियम एंड इंडियम। पीरियोडिक टेबल में इंडियम पहले आता है, उसके बाद थैलियम आता है। ठीक है, ऊपर इंडियम है, नीचे थैलियम है। तो होना क्या चाहिए कि थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इंडियम से। अब ऐसा क्यों होता है? थैलियम के केस में f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। ठीक है, f ऑर्बिटल्स थैलियम के केस में मौजूद है, इंडियम के केस में f ऑर्बिटल्स नहीं है। तो थैलियम के केस में हो क्या रहा है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल की वजह से थैलियम का एटॉमिक रेडियस कम हो जा रहा है एज कंपेयर टू इंडियम, एंड यहाँ पे हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा मिलती है। थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इंडियम। रीज़न क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स। अच्छा, इन एक्सेप्शंस को अभी हम पीरियोडिक टेबल से भी देखेंगे। पहले हम 4a पे बात करेंगे, उसके बाद हम सारी एक्सेप्शन साथ देखेंगे। तो 4a ग्रुप, 4a ग्रुप में डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन मिलती है, टिन एंड लेड। देखो, टिन और लेड का क्या इशू है। टिन से पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो टिन के केस में हमें डी ऑर्बिटल मिलेगा। अगर लेड देखें तो लेड से पहले डी ब्लॉक भी है, और यहाँ पे लैंथेनाइड सीरीज भी आ जाता है इसी पीरियड में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एफ ब्लॉक भी अब शामिल हो चुका है, एफ ऑर्बिटल्स भी अब यहाँ पर फिल हो रहे हैं या फिल हो चुके हैं। तो लेड के केस में हमें एफ ऑर्बिटल भी मिलेगा। लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स भी हमें इसी पीरियड में मिल रहे होते हैं, लैंथेनाइड सीरीज। अब बुक में एक वर्ड यूज हुआ है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? देखो, वही बात है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लैंथेनाइड सीरीज का मतलब क्या है कि अब एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। जब एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल की वजह से, एफ ऑर्बिटल की वजह से क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑर्बिटल सही तरह से शील्डिंग इफेक्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और इसकी वजह से एटम का साइज श्रिंक हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो गया तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी होगी। ठीक है, तो इसी वजह से लेड की आईपी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू टिन। पहले आ जाओ ग्रुप 3a। 3a में हमने एक्सेप्शन पढ़ी गैलियम एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को देखो, इससे पहले कोई डी ब्लॉक है? नहीं है। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम एटम में डी ब्लॉक फिल नहीं हो रहे। ठीक है, एल्यूमिनियम से पहले कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। आगे देखो, गैलियम के केस में देखो, गैलियम के केस में डी ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद है। अब जो एलिमेंट्स आ रहे हैं आगे,
इनके डी ऑर्बिटल्स ऑलरेडी फिल हैं, तो अब यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से थैलियम और इंडियम में भी आ जाओ। इंडियम यहाँ पर है, थैलियम यहाँ पर है। इंडियम से पहले डी ब्लॉक है, ठीक है, समझ आ रहा है हमें कि इंडियम के केस में डी ऑर्बिटल मौजूद होगा। थैलियम के केस में देखो डी ऑर्बिटल है, ठीक है, थैलियम के केस में डी ऑर्बिटल भी होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्योंकि मौजूद है इससे पहले। एक और चीज देखो, पीछे और थोड़ा सा, यहाँ पे लेंथेनाइड सीरीज एक्सेस कर रहा है, लेंथेनाइड आ रहा है, मतलब एफ ब्लॉक। अब थैलियम के केस में एफ ब्लॉक भी फिल हो रहा है या फिल हो चुका है। इंडियम के केस में डी ब्लॉक तक बात थी, अब थैलियम के केस में एफ ब्लॉक भी आ गया, एफ ऑर्बिटल भी आ गया। तो अब यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा एफ ब्लॉक से। अब आ जाओ, हमने क्या बात की थी अभी, ग्रुप 4A, लेड एंड टिन। अब टिन में देखो, टिन में भी वही बात है, टिन से पहले डी ब्लॉक मौजूद है, मतलब टिन के पास डी ऑर्बिटल फिल है, ठीक है। लेड के केस में भी डी ब्लॉक है, मतलब लेड में डी ऑर्बिटल फिल है। पीछे और थोड़ा सा, लैंथेनाइड सीरीज, मतलब अब एफ ब्लॉक इन्वॉल्व हो गया, एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया। लेड के केस में एफ ऑर्बिटल भी फिल हो रहा है, तो यहाँ पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल की वजह से, जिसकी वजह से फिर लेड का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू टिन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप 5A, 6A, 7A और 8A। यहाँ पे हमें एक रेगुलर पैटर्न मिलता है, यहाँ पे पैटर्न फॉलो होता है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता जाता है। तो एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है, जब एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अगर हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करें अलॉन्ग द पीरियड, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।